हेलो प्रिय छात्रों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से अपने पिछले वीडियोज में पढ़ा दिया है, तो मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं। पास्ट परफेक्ट की ही तरह थोड़ा सा इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी सी जटिलता, थोड़ी सी कठिनता है, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो। इसमें देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य काल में काम पूरा हो चुका है इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसकी जो पहचान है, हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे लिखा है हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। तो लास्ट में खाया होगा, पिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, इस तरह के शब्द जो है लास्ट में आते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि कार्य भविष्य काल में पूर्ण हो चुका होता है। ऐसा लगता है कि काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है भविष्य काल में ही। तो इसका सिंपल रूल है, बहुत ही आसान है। आई और वी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है? आई और वी सब्जेक्ट के साथ आपको करना ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो है सेल हैव का प्रयोग करना है। आई और वी सब्जेक्ट्स के साथ आपको सहायक क्रिया सेल हैव यानी हेल्पिंग वर्ब सेल हैव का प्रयोग करना है। बाकी सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है? जितने भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हैं इसके साथ आपको विल हैव का प्रयोग कर देना है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ये ध्यान रखिए इसको शॉर्टकट में कि आई और वी दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब सेल हैव का प्रयोग करना है। बाकी जितने भी सिंगुलर्स हैं, प्लूरल्स हैं, एक वचन या बहुवचन जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करना है। और इनके साथ आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करके आपको क्या करना होता है? वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन किस हिसाब से लिखा हुआ है। वह घर जा चुका होगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गया चुका होगा शब्द आ गया। वह हम शाम तक यह कार्य समाप्त कर चुकेंगे। कौन समाप्त कर चुकेंगे? हम। यहाँ पे देखिए चुकेंगे शब्द आ गया। लोग पहले ही ईश्वर की प्रार्थना कर चुकेंगे। कौन प्रार्थना कर चुके होंगे? लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए चुके होंगे शब्द आ गया। हम पहले ही उसकी सारी समस्याएं हल कर चुके होंगे। यहाँ पर देखिए चुके होंगे शब्द आ गया। लकड़हारा शाम 6 बजे तक यह मोटा पेड़ काट चुकेगा। यहाँ पर देखिए आप चुकेगा शब्द आ गया। तो इसको पहचानने का सिंपल तरीका है, लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकोगे, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। आगे चल के भी आपको ये भी देखने को मिलेगा, खा लिया होगा, पी लिया होगा, पहन लिया होगा, दौड़ लिया होगा, समाप्त कर लिया होगा, इस तरह के शब्द भी आ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ, आप समझते जाइए। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे और इसको बनाने का सिंपल जो तरीका है, उसका जो मेथड है वो ये है कि पहले आप सब्जेक्ट ढूंढ कर लिखिए, फिर विल हैव या सेल हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो मैं सेंटेंसेस को बनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, इसको आप समझ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है ये। वह घर जा चुका होगा। कौन घर जा चुका होगा? वह। तो ही यानी कौन का प्रश्न करने पर हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया ही। अब ही के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना होगा विल हैव। ही विल हैव। इसमें ध्यान रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। वर्ब्स की विभिन्न फॉर्म्स टोटल मुख्य रूप से 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन वैसे तो 5 होती हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और वर्ब में यस अथवा ईएस फॉर्म, जो आपको किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। उसको याद करिए, उसका कोई अन्य ऑप्शन नहीं है, कोई और तरीका नहीं, उसको याद करना ही पड़ेगा। तो ही विल हैव, अब इसमें क्रिया हो रही है, काम हो रहा है जाने का, तो जाना की अंग्रेजी गो लिखेंगे, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। ही विल हैव गॉन होगा, चुका होगा। कहाँ जा चुका होगा? यहाँ पे मिल गया घर, तो घर की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे होम।
इस प्रकार सिंपली जो सिंगल सेंटेंसेज हो गए, एकमात्र सेंटेंस होगी, वो इस प्रकार बन जाएगा, वह घर जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन होम। कभी कभी इसमें तक शब्द आ जाता है, तक जिससे समय का बोध होता है, वह शाम तक यह कार्य समाप्त कर चुकेगा, शाम तक, सुबह तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, दोपहर तक, सुबह तक, रात तक, ऐसे ये समय को डिनोट करते हुए, समय की तरफ इशारा करते हुए तक शब्द आ जाता है। तो इसके लिए हम समय के लिए क्या करते हैं, बाई या टिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंटेंस को उसी प्रकार बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। हम शाम तक यह कार्य समाप्त कर चुकेंगे, कौन समाप्त कर चुकेंगे, हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हम, यानी सब्जेक्ट की रचना करेंगे बी के साथ आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा कि शैल हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हमने शैल हैव का प्रयोग कर दिया। बी के साथ हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया, शैल हैव का प्रयोग कर दिया, बी शैल हैव। अब हम यहाँ पर वर्ब ढूंढेंगे, क्या इन्होंने कौन सा काम किया, समाप्त कर चुका होगा, यानी समाप्त करने का, उसकी अंग्रेजी हमने लिख दिया फिनिश। बी शैल हैव फिनिश्ड, क्या समाप्त किया हमने, किसको समाप्त किया का प्रश्न करने पर आपको मिल गया ऑब्जेक्ट, यानी यह कार्य, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए दिस वर्क। अब ध्यान दीजिए लास्ट में आपको क्या मिलता है, शाम तक, ये समय को बता रहा है, तो इसके लिए आप टिल लिख दीजिए या बाई लिख दीजिए। तक एक प्रीपोजिशन है जो आगे आ जाएगा, यानी शाम तक, टिल इवनिंग या बाई इवनिंग, बाई या टिल इवनिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये सेंटेंस बन गया। तो हम शाम तक यह कार्य समाप्त कर चुकेंगे, वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाई इवनिंग। इस प्रकार हम सिंगल जो सेंटेंस होंगे जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है वो क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को बदल लेती है। तो सब्जेक्ट की ठीक बाद जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को बदलती है, कभी थर्ड फॉर्म कभी सेकेंड फॉर्म, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अगर एक सिंगल सेंटेंस है, एक सिंगल फाइनाइट वर्ब है, एक ही क्रिया है, तो इस प्रकार हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आते हैं अगले सेंटेंस पर, लोग पहले ही ईश्वर की प्रार्थना कर चुके होंगे। ये जो यहाँ पे पहले ही शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दें यहाँ पर लिखा है पहले ही। पहले ही शब्द से आप परिचित होंगे ऑलरेडी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी हैड के बाद प्रयोग होता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें 2 वर्ड हैं, विल हैव और शैल हैव, तो हमें ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ करना है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, फिर कॉपी बना रहे हैं, तो उसमें नोट कर लीजिए कि ऑलरेडी का प्रयोग विल हैव या शैल हैव के बीच में होता है। ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ होता है, विल हैव या शैल हैव के बीच में होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही ईश्वर की प्रार्थना कर चुके होंगे, कौन प्रार्थना कर चुके होंगे, लोग, तो उसको हम लिखेंगे द पीपल। ये हमने लिख दिया सब्जेक्ट। अब हमें लिखना है विल हैव, इसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन याद रहे ऑलरेडी इसके बीच में होगा। द पीपल विल ऑलरेडी हैव। प्रार्थना करना की अंग्रेजी होता है प्रे, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रेड। चूंकि यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लिखना है इसलिए हम प्रे लिखेंगे, प्रेड हो जाएगा। तो पीपल विल ऑलरेडी हैव प्रेड, किसकी प्रार्थना कर चुके होंगे, ईश्वर की, गॉड लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रे एक ऐसा शब्द है जिसके बाद टू लगता है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। वर्ब के साथ साथ आपको फ्रेजल वर्ब भी याद करना है, जिसमें एक प्रीपोजिशन ऑलरेडी लगा होता है और कभी कभी उसका अर्थ भी चेंज हुआ रहता है। जैसे गिव मतलब देना होता है, तो गिव अप मतलब त्यागना होता है। जैसे लुक मतलब देखना होता है, तो लुक इनटू का मतलब छानबीन करना होता है। तो इस प्रकार आप जितनी भी वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश की आप याद करते हैं उतना ही अच्छा है, अन्यथा आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, आपको दिक्कत होगी, पूछना होगा। यहाँ भी वही सेंटेंस है, समझिए इसको, हम पहले ही उसकी सारी समस्याएं हल कर चुके होंगे। हम पहले उसकी सारी समस्याएं हल कर चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले उसकी सारी समस्याएं हल कर चुके होंगे। कौन हल कर चुके होंगे, हम, यानी बी लिख दिए। अब बी के साथ आपको शैल हैव लिखना है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि ऑलरेडी कहाँ लिखना है। तो ऑलरेडी दरअसल इसके बीच में लिखा जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बी शैल ऑलरेडी हैव,
अब हल कर चुके होंगे, हल करना की अंग्रेजी सॉल्व होता है, उसका थर्ड फॉर्म हम सॉल्व कर देंगे। क्या हल कर चुके होंगे, उसकी सारी समस्याएं, तो आल हमेशा आगे रहता है, आल। अब हम लिखेंगे हिज प्रॉब्लम्स, समस्या की अंग्रेजी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एक नोटेबल थिंग्स है, एक बहुत ही ध्यान देने वाली योग्य चीज़ है, वो यहाँ पे देखिए लिखा है उसकी सारी समस्याएं। तो अगर इसको इस तरह लिखा जाए हिज आल प्रॉब्लम्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये पॉजेसिव केस है, जो अधिकार प्रकट करता है, उसकी किसके लिए आया है, समस्या के लिए आया है, तो उसके बगल में होना चाहिए यानी उसकी समस्याएं, इसलिए आल शब्द जो है आगे आ जाएगा। तो बी शैल ऑलरेडी हैव सॉल्व ऑल हिज प्रॉब्लम्स। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे। और एक सेंटेंस और है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में है, लकड़हारा शाम 6 बजे तक यह मोटा पेड़ काट चुकेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, काट चुकेगा कौन, लकड़हारा। तो लकड़हारा शब्द जो है उसकी इंग्लिश होता है द वुड कटर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर शाम 6 बजे तक आया है, तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें सहायक क्रिया ऐड किया विल हैव। देखिए आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया द वुड कटर, उसके बाद विल हैव लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, काटना की अंग्रेजी कट होता है, कट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, यानी कट कट कट। आपको थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म ये सब याद करना जरूरी है, वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा याद करना जरूरी है। तो द वुड कटर विल हैव कट डाउन, काट चुका होगा, किसको काट चुका होगा, क्या काट चुका होगा का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यह मोटा पेड़। तो यह की अंग्रेजी हमने यहाँ पे दिस लिख दिया, और मोटा की अंग्रेजी फैट, पेड़ की हमने अंग्रेजी लिख दिया ट्री। तो द वुड कटर विल हैव कट दिस फैट ट्री। अब शाम 6 बजे तक की अंग्रेजी बाय या टिल लिख सकते हैं आप, टिल। अब यहाँ पे देखिए 2 समय है, 2 समय कहने का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि एक शाम है, एक 6 बजे। तो ये 2 समय है, कहने का मतलब पहले छोटा समय लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा समय। तो अब ये छोटा समय और बड़ा समय क्या है, आप ध्यान दीजिए। 6 बजे जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन शाम जो है देर तक होती है, तो हम इसको छोटे समय को कहेंगे और ये बड़ा समय। तो सबसे पहले छोटा समय लिखा जाता है, 6 बजे 6 o'clock, उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे 6 o'clock। उसके बाद हम शाम को लिख देंगे इवनिंग, या इन इवनिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब सिंपल होता है, एक ही होता है, उसको हमें क्या करना है कि बस इस तरह से बनाना है, सब्जेक्ट लिख के विल हैव शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे आई और बी के साथ हम शैल हैव का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हुई छोटी मोटी सेंटेंसेज, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस में जिस प्रकार आप बिफोर का यूज़ करते थे, ठीक उसी प्रकार बिफोर इसमें भी आएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जो है आप आफ्टर का यूज करते थे, तो आफ्टर का प्रयोग यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आफ्टर शब्द इसमें नहीं आ सकता है, केवल बिफोर शब्द आ सकता है। तो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें अगर एक सेंटेंस, इसका आप अगर नोट बना रहे हैं तो मैं एक नियम, एक रूल बताता हूं, उसको आप लिख लेना कि अगर इस प्रकार के सेंटेंसेज में हिंदी वाक्यों के बीच में से पहले या से पूर्व से जुड़े हुए 2 वाक्य आते हैं, तो उसमें बिफोर का प्रयोग करके दूसरा जो बनने वाला उपवाक्य होगा, सेकेंडरी नंबर पर जो बनने वाला वाक्य होगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप प्रीवियसली मेरे वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो नियम तो वही रहेगा, यानी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको विल या शैल के साथ आपको ऐड कर देना है हैव, फिर इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखनी है, यानी सेम टू सेम वैसे ही जैसे अभी मैं बता रहा था। फिर इसके बाद अब अगर एक सेंटेंस और आया है तो हमने यहाँ पे बिफोर को ऐड करना है, फिर उसके बाद इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको रूल्स याद होना चाहिए।
वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस अथवा यस जुड़ जाता था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस अथवा यस नहीं जुड़ता था, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते थे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे बहुवचन के साथ, सिंगुलर के साथ हम एक वचन लिखते थे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो वो आप जानते हैं उसको कैसे बनाना है, लेकिन सबसे पहले इसको हम बनाएंगे। चलिए सेंटेंस पे आते हैं, इस तरह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सूर्य के निकलने से पहले, वह यात्रा शुरू कर चुकेगा। तो यहां पर आप देखिए, सूर्य के निकलने से पहले वह यात्रा शुरू कर चुकेगा। इसमें आप ध्यान दीजिए तो से पहले से जुड़ा हुआ दो वाक्य आया है, जिसमें पहले आपको इधर बनाना है फिर इधर बनाना है, यानी जो पहले काम होता है उसको हम बनाते हैं। सूर्य के निकलने से पहले वह यात्रा शुरू कर चुकेगा, तो सूर्य निकला नहीं कि उससे पहले वह यात्रा शुरू कर चुकेगा, यानी पहला काम ये हुआ है, तो पहले हम इसको बनाएंगे। इसको हम इस नियम से बनाएंगे, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर का यूज करके हमें इधर वाला वाक्य प्रेजेंट फिट टेंस में बनाना है। तो आइए बनाते हैं इसको। वह यात्रा शुरू कर चुकेगा, कौन शुरू कर चुकेगा? वह। ही लिख दिए, ही के साथ हमने विल हैव का प्रयोग कर दिया, ही विल हैव। शुरू करना की अंग्रेजी स्टार्ट होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया स्टार्टेड। ही विल हैव स्टार्टेड। अब क्या शुरू कर चुकेगा? वो यात्रा, तो यात्रा की इंग्लिश हमने लिख दिया जर्नी। अब उसके बाद जब हम यहाँ पर से पहले की अंग्रेजी बिफोर ऐड करेंगे, तो ध्यान रहे कि आपको इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है सूर्य के निकलने। सूर्य के निकलने यानी कौन निकला? सूर्य। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे यानी द सन, और निकलना की अंग्रेजी राइज होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको बनाना है तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस जोड़ देना है, और अगर प्लूरल है तो उसमें नहीं जोड़ना है। उसके बाहर आने से पूर्व, कभी कभी से पूर्व भी आ जाता है, बारिश समाप्त हो गई होगी, गई होगी, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह भी सेंटेंसेज आ जाते हैं। तो उसके बाहर आने से पूर्व बारिश समाप्त हो गई होगी। क्या समाप्त हो गई होगी? क्या रुक गई होगी? बारिश। तो हम बारिश को हम सब्जेक्ट के रूप में बनाकर लिख सकते हैं, यानी द रेन। समाप्त हो गई होगी कौन? बारिश। क्या समाप्त हो गई होगी? बारिश। तो हम इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं द रेन। इसके साथ हम सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करेंगे। द रेन विल हैव। समाप्त होना की अंग्रेजी यानी इंड होता है, लेकिन बारिश थमती है, रुकती है, इसलिए उसकी अंग्रेजी हम स्टॉप लिख देंगे। यानी बारिश समाप्त हो जाना का मतलब ये हुआ कि बारिश रुक गई होगी, थम गई होगी। तो यहाँ पे बारिश समाप्त हो गई होगी का तात्पर्य हुआ कि बारिश रुक गई होगी, द रेन विल हैव स्टॉप्ड। अब यहाँ पर हमने बिफोर का यूज करना है। बिफोर का यूज करने के बाद हमने इधर सेंटेंस बनाना है उसके बाहर आने। तो बाहर कौन आया? उसके, यानी वह। यहाँ पे इधर सेंटेंस जो होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में यानी ही, सी, इट, आई, यू भी दे लिखा जाता है। तो उसके बाहर आने कौन बाहर आया? वह, ही। अब ही के साथ भी हम यस अथवा यस यहाँ पे जोड़ देंगे, कम्स आउट। इस प्रकार हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और सेंटेंस भी समझ लीजिए थोड़ा सा। मेरे खाना खाने से पहले वह यहाँ से जा चुका होगा।
तो मेरे खाना खाने से पहले वह यहाँ से जा चुका होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, से पूर्व या से पहले से जुड़े हुए दो वाक्य आए हैं, जिसमें एक इधर है, तो वह यहाँ से जा चुका होगा। पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। कौन यहाँ से जा चुका होगा? वह। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे ही, इसके साथ सहायक क्रिया हम लगा देंगे विल हैव, जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं। जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे गॉन। तो ही विल हैव गॉन। अब यहाँ से की अंग्रेजी फ्रॉम होता है, जो कि प्रीपोजिशन है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ही विल हैव गॉन फ्रॉम हियर, वह यहाँ से जा चुका होगा। अब हम जब बिफोर लगाएंगे तो इधर जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसको हमने प्रेजेंट फिट टेंस में बनाना है, यानी मेरे खाना खाने, यानी मेरे खाना खाने को हम ठीक से कहेंगे, यानी मैं खाना खाता हूँ। यानी प्रेजेंट फिट में बनाएंगे तो मैं खाना खाता हूँ, ताहे तीहे तेहे आ जाएगा। लिखा जैसे है उसको हम मान लेंगे कि इस तरह जो है मैं खाना खाता हूँ। तो खाना खाता है कौन? मैं। तो यहाँ पर मेरे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर लिखा जाएगा मैं, आई। अब आई के साथ पहले वर्ब लिखेंगे ईट, खाता हूँ। अब आई के साथ आपको ध्यान होगा कि यस अथवा एस नहीं जुड़ेगा। ही सी इट जितने भी एकवचन थे उसके साथ वर्ब में यस अथवा एस जुड़ जाता था प्रेजेंट फिट बनाते समय, और आई यू वी दे जितने भी बहुवचन होते थे उसके साथ नहीं जुड़ता था। तो आई ईट, क्या खाया मैंने? खाना, उसको हम लिख देंगे फूड। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, इसमें इस तरह के सेंटेंसेस में कभी कभी दो कार्यों को करने वाला एक ही सब्जेक्ट होता है। यानी जब एक सेंटेंस आप बनाएंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, दूसरे सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा जो सब्जेक्ट एक बार आप लिख चुके होंगे। तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक ही सब्जेक्ट को दो बार लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई पुरुष जाति आई है तो उसके लिए हम ही लिख देते हैं, कोई स्त्री जात आई है तो उसके लिए हम सी लिख देते हैं, और कोई निर्जीव चीज़ आई है तो उसके लिए हम इट लिख देते हैं, और अगर कोई बहुवचन चीज़ आएगी तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दे लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझें ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। कविता लिखने से पहले कवि ने कलम ले लिया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ले लिया होगा शब्द आ गया। इस प्रकार सेंटेंस आ जाते हैं। कविता लिखने से पहले कवि ने कलम ले लिया होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए से पहले आ गया। यहाँ पे एक छोटी चीज़ आप ध्यान दीजिए, कवि ने कलम ले लिया होगा, किसने कलम ले लिया होगा? कवि ने। अब माना इधर का सेंटेंस आपने बना दिया, अब हमने इधर का सेंटेंस बनाना है, तो इसमें ध्यान दीजिए कविता लिखने, कविता किसने लिखा? कवि ने ही लिखा है। तो दरअसल ये लिया होगा और कविता लिखा होगा, ये दोनों काम कवि कर रहा है, तो दो बार हम सब्जेक्ट कवि लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, कवि ने कलम ले लिया होगा, किसने ले लिया होगा? कवि ने। तो उसको हम लिखेंगे द पोएट। अब इसके साथ हमने क्या करना है, सहायक क्रिया विल हैव लगाना है। द पोएट विल हैव लेना की अंग्रेजी टेक होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमने टेकन लिख दिया। द पोएट विल हैव टेकन, क्या ले लिया होगा? कलम, यानी द पेन। अब यहाँ पर आप समझिए सेंटेंस को, जब हम बिफोर लगाएंगे यहाँ पे, तो हमने क्या करना है कि कविता लिखने यहाँ पे डायरेक्टली आपको बनाना नहीं है। दरअसल यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ढूंढना है कविता लिखने, तो कविता किसने लिखा? कवि ने ही लिखा है। तो कवि के लिए हम क्या करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे, बिफोर ही। अब यहाँ पे लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, उसमें हम यस अथवा यस जोड़ देंगे। बिफोर ही राइट्स, क्या लिखा उसने? कविता, तब हम पोएम लिखेंगे, यानी द पोएम। ये नहीं लिखना है कि आपको ये करें कि कविता लिखा है तो पोएम, और लिखना लिखा है तो राइट्स लिख दें। आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट आ जाता है तो आप दोनों तरफ सब्जेक्ट लिख दिए, अगर एक ही तरफ सब्जेक्ट आता है तो वही सब्जेक्ट दोनों बार लिखा जाएगा। चलिए एक सेंटेंस हम आपको समझाते हैं। और ये इस तरह से बन सकता है, बिफोर यहाँ लिखे बिफोर राइटिंग द पोएम, इस तरह भी बन सकता है। लेकिन अब आप टेंस पे हैं तो टेंस के नियम के अनुसार चलिए देखें। निबंध याद करने से पहले
बच्चों ने क्रिकेट खेला होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, निबंध याद करने से पहले बच्चों ने क्रिकेट खेला होगा, तो हम सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, बच्चों ने क्रिकेट खेला होगा। किसने क्रिकेट खेला होगा? बच्चों ने। तो इसको हम लिखे द चिल्ड्रन। इसके साथ हमने क्या करना है? सहायक क्रिया विल हैव को जोड़ देना है। द चिल्ड्रन विल हैव, खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है, उसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, प्लेड। क्या खेला होगा? क्रिकेट। तो क्रिकेट हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद ये सेंटेंस जब बन गया, द चिल्ड्रन विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो हमने क्या करना है? से पहले की अंग्रेजी बिफोर यहाँ पे यूज करना है, बिफोर। फिर ये सेंटेंस बना देना है निबंध याद करने। तो अब यहाँ पे मैटर ये है कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो निबंध याद करने यानी निबंध किसने याद किया? बच्चों ने। अब बच्चों ने यानी बहुवचन शब्द आ गया है, प्लूरल आ गया है, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर बहुवचन के लिए सब्जेक्ट के रूप में हमने दे लिखना है। तो दे, अब पहले वर्ब लिखेंगे याद करना। तो याद करना की अंग्रेजी लर्न होता है, लर्न यानी याद किया। क्या याद किया? निबंध यानी द ऐसे। तो इस प्रकार हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ और है कि अगर बिफोर के बाद हमें कोई भी, ये आप अगर नोट्स बना रहे हैं, फेयर कॉपी बना रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि अगर बिफोर के बाद वाले वाक्य में हमें क्रिया नहीं मिलती है, क्रिया दिखाई नहीं देती है, और उस वाक्य में समय, मौसम या दिन, महीने का बोध होता है, तो हमें उसको इट इज से शुरू करना है, या फिर इट इज ना लिखें, जो भी कुछ आया है उसको आप लिख दें। तो अब क्या करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ही करना है, 2 सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर आपसे करूंगा, अगर मन लगा के आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और आपको अंग्रेजी सीखनी है मेरे अनुसार, मेरे पढ़ाए गए के अनुसार, तो मैं वीडियो के अंत में एक होमवर्क दूंगा और वो होमवर्क आपको बनाना है, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी जरिए से मुझसे चेक करा लेना है। तो देखें, ये जैसे आ गया कि शाम होने से पूर्व बारिश शुरू हो चुकेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी तरह का सेंटेंस है, बारिश शुरू हो चुकेगी। क्या शुरू हो चुकी? कि बारिश, बारिश के साथ सब्जेक्ट के रूप में इट लगता है। इट के साथ आपने क्या किया? विल हैव का यूज किया। इट विल हैव, अब शुरू होना वर्ब है, इसमें वर्ब को हम लिखेंगे स्टार्ट, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड। इट विल हैव स्टार्टेड, क्या शुरू हो चुकेगी? बारिश। बारिश की अंग्रेजी रेनिंग होता है, या रेन भी सिर्फ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब बिफोर लिखेंगे तो हमने क्या करना है? शाम होने, इसमें देखिए इसको प्रेजेंट इफेक्ट बनाना है, ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट इफेक्ट ये तब बनेगा जब इसमें सब्जेक्ट होगा तब, या इसमें वर्ब होगा तब। तो वर्ब नहीं है, सिर्फ शाम होने की बात हो रही है। तो शाम होने की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो आपको इट इज से इसको शुरू करना है, इट इज इवनिंग, या सिर्फ ये लिख देना है बिफोर इवनिंग। इस प्रकार आप बनाएंगे। जैसे कहा जाए 10 बजने से पहले वह शहर पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस उसी तरह से आया है, 10 बजने से पहले वह शहर पहुंच गए होंगे। तो कौन शहर पहुंच गए होंगे? वह। तो यहाँ पर हमने वह की अंग्रेजी लिख दिया दे, इसके साथ सहायक क्रिया विल हैव का यूज करेंगे। अब पहुंचना की अंग्रेजी होता है रीच, उसका थर्ड फॉर्म हमने क्या किया? रीच्ड लिख दिया। दे विल हैव रीच्ड, कहाँ पहुंच गए होंगे? शहर, यानी द सिटी। तो ये वाला सेंटेंस जब बन गया, जब बिफोर का यूज आप करेंगे, दे विल हैव रीच द सिटी बिफोर। अब 10 बजने, इसमें ध्यान दीजिए कोई भी वर्ब उपलब्ध नहीं है, तो इसको हमने इट इज से बनाना है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं बिफोर 10 o'clock, या अगर समय का बोध हो रहा है तो इसको इस तरह से बनाएं इट इज 10 o'clock, तो भी ये सही है। या आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं बिफोर 10 o'clock। तो इस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव को बनाएंगे। इसमें कुछ और भी है जो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
जाने से पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को जो है रेगुलर आप देखते रहिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए आप, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो के अंत में जो होमवर्क है उसको ज़रूर बनाइएगा। कोई भी त्रुटि या कोई भी प्रॉब्लम है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करें मुझसे, मुझे लिख कर भेजें। आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद।